तो बच्चों आज हम CBSE 2024 फ़िज़िक्स जो पेपर है, फ़िज़िक्स का जो बोर्ड का एग्ज़ाम है, उसके केवल MCQ में सोल्व करवा रहा हूँ, असर्शन रीज़न सोल्व करवा रहा हूँ, क्योंकि इन में लोगों को डाउट रहता है कि ऐसा क्यों, कोई A कहता है, कोई B कहता है, तो वो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पर। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे दो चार्ज पार्टिकल है P एंड Q हैविंग द सेम चार्ज, Q सेम है, ठीक है। स्टेटमेंट को पढ़ते जाइए, जो जो गिवन क्वांटिटीज़ है वो लिखते जाइए। Q सेम है, डिफरेंट मास है MP MQ, मास दोनों का अलग है। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल इक्वल डिस्टेंसेस, तो रेस्ट से चले इनिशियल स्पीड 0, डिस्टेंस S1 और S2 दोनों की सेम है। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है इन टाइम, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन टाइम TP एंड TQ, तो जो S1 डिस्टेंस या S2 डिस्टेंस दोनों ने इक्वल ट्रैवल की है वो टाइम TP एंड TQ में ट्रैवल की गई है, टाइम सेम नहीं है, डिस्टेंस सेम है। नेगलेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, रेशियो ऑफ TP एंड TQ हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए जब चार्ज अगर सेम है तो इलेक्ट्रिक फोर्स Q इंटू E होता है, तो ये सेम रहेगा दोनों के ऊपर, फोर्स दोनों पे सेम रहेगा, लेकिन मास डिफरेंट है तो न्यूटन सेकंड लॉ की हम यहाँ पर हेल्प लेंगे, जो कि क्लास 11th में आपने पढ़ा है MA। और यहाँ से हम एक और क्या लिख सकते हैं, QE बाय M, QE बाय M जो कि एक्सेलरेशन आ गया। अब हमें पता है इक्वेशन होती है S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वेयर, ये इक्वेशन आपने क्लास 11th में काइनेमेटिक्स में पढ़ी है, तो ये पता होनी चाहिए। S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वेयर, ये यहाँ पर अप्लाई की गई है। तो U 0 है इनिशियल, तो ये 0 हो गया, हाफ AT स्क्वेयर, तो S आ गया हाफ AT स्क्वेयर। और आपने भी देखा पीछे जो हमने निकाला, ये एक्सेलरेशन मास के साथ उल्टी रिलेशन रखे हुए हैं, एक्सेलरेशन और S दोनों का सेम है। तो हाफ अगर हम बात करें यहाँ पर A1 या AP TP का स्क्वायर हो जाएगा और ये SP हो जाएगा। ऐसे ही SQ लिखेंगे, हाफ AQ और TQ का स्क्वायर हो जाएगा, और ये दोनों इक्वल है, तो ये साइड इक्वल है तो ये भी इक्वल हो जाएगी, और इसमें जो कट रहा है उसे काट दीजिए, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास AP और AQ, ठीक है, AP TP स्क्वायर इज इक्वल टू AQ TQ स्क्वायर, तो इस तरह से हमें मिल जाएगा। तो ये यहाँ पर मैंने करके दिखाया हुआ है, पेन से आप देख पा रहे हैं। तो TP की AP के साथ उल्टी रिलेशन, TQ की तो इन्वर्स रिलेशन आ जाएगी, और फिर A की मास के साथ उल्टी रिलेशन थी तो यहाँ से और स्क्वायर की फॉर्म में आई है भाई, TP का स्क्वायर था यहाँ पर और TQ का स्क्वायर था, तो वो उस तरफ जाके रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर MP बाय MQ रहेगा, क्योंकि हमें TP बाय TQ पता करना है, तो MP TP बाय TQ। टाइम की A के साथ इन्वर्स रिलेशन, लेकिन A की मास के साथ इन्वर्स, तो वो 2 बार इन्वर्स होके वो डायरेक्ट हो गई, ठीक है। तो टाइम की एक्सेलरेशन के साथ इन्वर्स और एक्सेलरेशन की मास के साथ इन्वर्स, तो इनकी आपस में डायरेक्ट हो गई, तो TP और MP आमने सामने होंगे, लेकिन यहाँ पे TP का स्क्वायर है, उधर स्क्वायर नहीं है, तो स्क्वायर रूट बन जाएगा दूसरी तरफ जाकर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका हुआ। इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट विद स्पीड VD इन ए कंडक्टर विद, तो कोई भी कंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रॉन VD स्पीड से, VD उसकी ड्रिफ्ट स्पीड दे दी, विद ए पोटेंशियल डिफरेंस V, और V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया अक्रॉस इट्स एंड। तो V पोटेंशियल डिफरेंस हो तो हमें पता है VD का फॉर्मूला पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, तो इसीलिए आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं इसमें, मतलब कॉन्सेप्ट तो लगेगा। मेमोरी बेस्ड ऐसे हो गया कि आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, वो चीज़ याद होनी चाहिए, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब आप इसे ड्राइव करने नहीं बैठोगे, तो E टाउ बाय M, और फिर E की भी रिलेशन पता होनी चाहिए V बाय L, तो VD की V के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अब कंडक्टर के साथ और बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है, E टाउ M कंडक्टर वही, इलेक्ट्रॉन मास और लेंथ वही, तो केवल VD की V के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो अगर V इज़ रिड्यूस टू V/2, तो V को घटाकर V/2 कर दिया गया है, रिड्यूस टू V/2, और ये लैंग्वेज की भी नॉलेज होनी चाहिए फिजिक्स में। तो रिड्यूस टू का मतलब है कि घटकर इतना हो गया है। देयर ड्रिफ्ट्स, तो ये आपके मैथ्स में भी आते हैं, ठीक है, इंक्रीज बाय डिक्रीज बाय, ठीक है, ये इंक्रीज टू डिक्रीज टू, तो बाय है तो इतने से घटकर, ठीक है, रिड्यूस्ड बाय तो एक्चुअल में से इतना आपको माइनस करना है,
इंक्रीज्ड बाय, एक्चुअल में इतना इंक्रीज करना है, कुछ ऐसे आपको पता होना चाहिए। और सच बताऊं तो मुझे भी इनमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न रहता है। मैं खुद मैथ्स टीचर से ये क्लियर करता रहता हूं कि बाय चांस अगर भूल जाऊं तो आप लोगों को भी ये चीज़ क्लियर रखनी चाहिए। तो ये अगर आपकी क्लियर है तो v इज़ रिड्यूस टू v/2 घट के v/2 हो गई है। और मान लो आप इसको v में से माइनस v/2 करेंगे तो भी v/2 ही आंसर आएगा। यहाँ पर आपकी लैंग्वेज का भी इशू नहीं आने वाला है। तो v/2 हो गया, देर ड्रिफ्ट स्पीड विल बिकम, तो ड्रिफ्ट स्पीड क्या होगी, तो vd और v तो डायरेक्ट रिलेशन है, तो vd/2 हो जाएगी, वो भी आधी हो जाएगी, वो भी घटकर हाफ रह जाएगी। सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन में वायर ऑफ लेंथ 4.4 मीटर इज बेंट राउंड इन द शेप ऑफ सर्कुलर लूप। ठीक है, 4.4 मीटर की है और एक सर्कुलर लूप बना दिया गया है। तो भाई सर्कुलर लूप जो बना होगा उसकी सर्कमफेरेंस 2πr, वो तो 4.4 ही रही होगी। तो यहाँ से रेडियस पता की जा सकती है। इसमें करंट बता दिया 1 एम्पियर है। मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द लूप, तो मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप तुरंत इस क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। IA, तो करंट दे दिया। एरिया में पहले हमें मैथ का सिंपल कॉन्सेप्ट 2πr = 4.4 रख के r पता करना पड़ेगा। r पता करके πr² करके फिर एरिया पता करना पड़ेगा और फिर I × A करना पड़ेगा। तो ये मैंने यहाँ पर करके दिखाया हुआ है। तो इससे आपका आंसर 1.54 आता है। तो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट आप देखिए। नेक्स्ट में तो अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, आप देखिए जल्दी से। फोर्थ में सर्कुलर कॉइल है, रेडियस दे दी उसकी, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करो सेंटीमीटर में। मैग्नेटिक फील्ड दे दिया मिली टेस्ला, पीछे यूनिट लगी हुई है मैग्नेटिक फील्ड की। तो कंप्लीट आपका मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दे दिया है। सच दैट द आउटवर्ड यूनिट वेक्टर दे दिया सरफेस ऑफ द कॉइल, तो यूनिट वेक्टर केवल डायरेक्शन दे दी। द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज, तो अब देखिए हमें मैग्नेटिक फ्लक्स अगर निकालना है तो हमें पता है फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है B.A। तो यहाँ पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म में दे रखा है ये, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म में है तो आपको B वेक्टर की लेंथ, A वेक्टर की लेंथ और कोस थीटा लगाने की आवश्यकता नहीं है, आपको थीटा पता करने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट B.A अप्लाई कीजिए। I वाले की I के साथ डॉट, J वाले की J के साथ डॉट और J की I या किसी दूसरे के साथ डॉट, जो आपकी वो 0 होगी। तो इसमें B वेक्टर तो कंप्लीट दे रखा है, A वेक्टर कंप्लीट नहीं है, यूनिट वेक्टर है केवल A वेक्टर का। तो A वेक्टर का मोड हमें दे रखा है रेडियस बताकर, तो πr² करके हम क्या पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने किया हुआ है 0.0314 मीटर स्क्वायर, ये आ गई A वेक्टर की लेंथ। ठीक है, A वेक्टर की लेंथ निकाल ली हमने। B वेक्टर दे रखा है, फिर A वेक्टर की लेंथ को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, पूरा A वेक्टर आ जाएगा। तो पूरा A वेक्टर आ गया हमारे पास, ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो मैंने किया हुआ है। ठीक है, और फिर इसकी डॉट कर दी और डॉट प्रोडक्ट करके I वाले की I के साथ, J वाले की J के साथ, तो फाइनली हमें ये आंसर मिल गया 0.0190.0125 मिली वेबर। और फिर इनको ऐड करते हैं तो 0.0315 मिली वेबर है ये, 10⁻³ और बाय में 10⁴ हो जाएगा, तो 315/10⁴ गुणा में 10⁻³ तो 10 जो है वो 31.5 बन गया उससे, और 10⁻⁻6 हो गया, तो 10⁻6 को माइक्रो बोलते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका 31.5 माइक्रो टेस्ला। तो इसमें मैंने अप्रोक्सीमेट ये अप्रोक्स वैल्यू ले रखी है, तो ये किसके करीब आ रही है, तो ये आपको नज़र आ गई है 31.4 माइक्रो वेबर। सी इसका आंसर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी या क्वांटिटीज रिमेन सेम इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल ऑफ एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर, करंट, वोल्टेज, पावर, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो देखिए आपको पता है जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल की बात चली और आइडियल ट्रांसफॉर्मर है, तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है हमारा, जो कोई भी लॉस नहीं होगा, तो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स का भी लॉस नहीं होगा और आपकी पावर का भी लॉस नहीं होगा। तो V और I की प्रोडक्ट सेम रहेगी। V I अप डाउन हो सकते हैं, तो वोल्टेज और करंट चेंज हो सकते हैं, लेकिन पावर और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा। तो D इसका आंसर रहेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स एंड पावर बोथ। और आइडियल ट्रांसफॉर्मर में ही आपको फिर ये रिलेशन मिलती है VS/VP = NS/NP, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मर आइडियल है, तब ये आप इक्वेशन बना पाए। अगर आप आइडियल नहीं होता तो ये रिलेशन नहीं होगी आपकी फॉलो।
क्योंकि फिर फ्लक्स का लॉस होगा। तो दोनों प्राइमरी कॉइल में जो फ्लक्स होगा इंड्यूस ईएमएफ होगी और सेकेंडरी कॉइल में जो होगी तो वो फ्लक्स लीक करने के कारण d∅dt दोनों का सेम नहीं होगा। नेक्स्ट अगर बात करें हम 6th क्वेश्चन की, ए रजिस्टर एंड आइडियल इंडक्टर आर कनेक्टेड। इंडक्टर आइडियल है इन सीरीज टू ए 100√2 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सोर्स व्हेन ए वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड। तो यहाँ वोल्ट मीटर जो कनेक्ट किया गया है DC है या AC है ये बताना चाहिए था। वैसे AC वोल्ट मीटर लिखा होना चाहिए। चलो कोई नहीं, AC की बात चल रही है तो हम मान के चलेंगे कि वोल्ट मीटर AC है। और AC वोल्ट मीटर हमेशा जो रीडिंग होती है वो RMS देता है। तो RMS वैल्यू ही तो आपको पता है इफेक्टिव वो है वोल्टेज, अदरवाइज तो वोल्टेज इंस्टेंटेनियस वोल्टेज तो हर पॉइंट पे हर टाइम पॉइंट ऑफ टाइम पर बदलती जा रही है, तो उसे तो हम बता ही नहीं सकते कितनी। तो इसका मतलब अगर ये वोल्टेज बताई गई है तो VRMS बताई गई है और आपका AC वोल्ट मीटर VRMS को ही रीड करता है। तो दोनों के अक्रॉस सेम रीडिंग, इट शोज द सेम रीडिंग, द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर इज। तो ए आंसर इसका होना चाहिए, क्योंकि हम जब भी हम ओम्स लॉ लगाएंगे तो IRMS इंटू XL करेंगे, IRMS इंटू R करेंगे, जो कि RMS करंट में लूँगा तो वो सीरीज़ में दोनों तो दोनों के लिए सेम होगा, और इंटू में XL रख दूँगा तो वो इंडक्टर के अक्रॉस हो जाएगी, और R रख दूँगा तो वो रजिस्टर के अक्रॉस हो जाएगी। तो यही रीडिंग आएगी। तो DC फॉर्म को रीड करेगा यहाँ पर जो AC वोल्ट मीटर, और RMS DC फॉर्म है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद वेवलेंथ 10 नैनोमीटर आर कॉल्ड UV निकल के आएगी जब आप इसकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो इसमें मैंने कुछ शायद, या मैं बता ही देता हूँ, अल्ट्रा वॉयलेट कुछ मैंने तरीका बताया था बच्चों को हर एक रेंज याद रखने का। तो अल्ट्रा में ये बन गया 4, और ये L जो है इसको उल्टा करके देखिए 7। तो 10⁻14 से 10⁻17 जो है वो फ्रीक्वेंसी होती है हर्ट्स। और अगर आपको वेवलेंथ चाहिए तो C = लैम्डा न्यू होता है, लैम्डा न्यू, और लैम्डा हो जाएगा, लैम्डा हमारा हो जाएगा C/न्यू, और हमें तो न्यू चाहिए तो C/लैम्डा। तो 10⁸ ऊपर रहेगा, और लैम्डा कितना दे दिया, 10 नैनोमीटर दे दिया है। तो नैनोमीटर यानी 10⁻⁻9। तो 10 ये कितना हो गया, एक 10 कट जाएगा तो 10⁻⁻8 हो गया, और -8 ऊपर आके +8 हो गया, तो 10⁻16। तो देखिए आ गया ना कितनी जल्दी आंसर। 10⁻14 से 10⁻17 UV होती है। अल्ट्रा से मैंने याद रखना बताया, तो 10⁻16 हमारा आंसर आ गया है। द वर्क फंक्शन फॉर ए फोटो सेंसिटिव सरफेस इज़ 3 पॉइंट। तो सारे क्वेश्चन क्लास में डिस्कस हो चुके हैं, सभी वही आए हुए हैं। फ़ोटो सेंसिटिव सरफेस दे दिया, वर्क फंक्शन दे दिया, डायरेक्ट आप कर सकते हो इस क्वेश्चन का सोल्व आउट। हाँ मानता हूँ एग्ज़ामिनेशन हॉल में एक नर्वसनेस रहती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। फिज़िक्स में सब कुछ है। फिज़िक्स में आपका मेमोरी बेस्ड, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड हर चीज़ बड़ी आसानी से बन जाती है। तो इसमें आपको न्यूमेरिकल तो करने ही करने हैं, डेरिवेशन तो करने ही करने हैं, थ्योरी तो करनी ही करनी है, और साथ में फॉर्मूले याद भी होने चाहिए, और साथ में मैथ की कैलकुलेशन, चाहे कितनी भी बड़ी या छोटे छोटे नंबर से बड़े को भाग देना हो तो वो भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें सब कुछ है। इसमें लैंग्वेज भी है, अभी जो ऐसे मैं पीछे एग्जांपल दे रहा था, तो इसके अंदर सब कुछ है। इसीलिए थोड़ा ये टफ़ हो जाता है, और इसीलिए H.C. वर्मा सर की बुक में जो रिचर्ड फेमन ने कहा है कि चेस की गेम के थ्रू फिजिक्स को समझ सकते हैं, तो वहाँ पे भी उन्होंने थोड़ा इशारा किया है कि किस सिचुएशन में